आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो एक तो हमने देखना है कि मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और कौन कौन सी टाइप की हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनके बारे में जानकारी लेनी होती है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। नॉट ओनली दिस, भी वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन हो रही है, ये सब कुछ प्रोसेस जो है कैसे चलता है। मीन्स क्या रिएक्टेंट जो है अपने आप प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर अपने आप चेंज हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, अगर बीच में कोई और चीज़ आ रही है तो वो कैसे आ रही है। ठीक है, ये सारे जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं उन सबके जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके, सो व्हाट इज एन मैकेनिज्म? सो वी कैन से द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, that is called as the mechanism of the reaction. ठीक है, so it tells us the bonds are broken and in what order they are broken and which bonds are formed and how they are formed. Okay, so सब कुछ भी, कोई बॉन्ड टूट रही है तो कैसे टूट रही है। ओके, अगर कोई न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे पता चलेगा। ओके, एंड ऑल्सो इट ऑल्सो टेल्स अस द काइंड ऑफ इंटरमीडिएट्स में, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगी तो रिएक्टेंट्स सपोज करो रिएक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों के अंदर जो अपनी अपनी जो उनकी बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, वो ब्रेक होएंगी तो उसके बाद क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज होंगी या कोई बीच में कोई एक नया कोई कंपाउंड बनेगा जिसको हम इंटरमीडिएट कह देते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमारे पास इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करूँगा कि वो नोटेशंस हमने कैसे यूज़ करनी है और कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। आपने यूज़ की हुई हैं बट शायद आप में से बहुतों को ये ना पता हो कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, सपोज ए बी रिएक्टेंट है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो आपने वहाँ पे ये एरो लिख दिया। अब इस एरो का मतलब क्या है? कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे इस तरह का एरो लगा होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ एरो लगे होते हैं। ओके, या फिर कभी आपने देखा होगा कि ये इस तरह का एरो भी होता है। ओके, या फिर क्या होगा कि यहाँ पे छोटा सा एरो होता है और यहाँ पे बड़ा एरो होता है। इस तरह के कुछ एरो होते हैं। इसके अलावा भी आपने कुछ और एरो देखे होंगे जिसको हम कहते हैं इस तरह के एरोज, कर्व्ड एरोज। ठीक है, इस तरह के एरोज लगे होते हैं। या फिर एक ऐसा एरो भी होता है, ठीक है, सिंगल हेडेड एरो जिसको हम बोलते हैं। इस तरह के एरोज हमने देखे होंगे। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमने यहाँ पे पहले स्टडी करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक तो इस टाइप के एरोज के बारे में पढ़ेंगे, एक हम इस टाइप के एरो के बारे में पढ़ेंगे, एक एरो हम और यूज़ करते हैं जो कि ऐसा एरो होता है मोस्टली ऑर्गेनिक में। ठीक है, ये वाले जो एरोज हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के मेन एरोज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले ये नोटेशन जो है, ठीक है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है एरोज, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो, ये जो एरो है, सबसे पहले जो एरो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या है, इसकी एक टेल है और इसका एक हेड है। ओके, दिस इज ए हेड एंड दिस इज ए टेल। क्लियर? तो ये जो हेड है इसके आप देख सकते हो कि हेड में ये हमारे पास दो साइड पे यहाँ पे इसके क्या कहते हैं, हम इसको एंगल जा रहे हैं। ओके, इसको हुक्स बोलते हैं। तो ये जो हुक्स हैं ये दोनों साइड पे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डबली हेडेड एरो। ओके, डबली हेडेड एरो। ओके, डबली हेडेड एरो। और ये कर्व है तो इसको हम बोलेंगे डबली हेडेड कर्व्ड एरो। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है, ये ऐसा जो एरो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। ठीक है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। सो वी कैन राइट हियर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर।
ओके अगर हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी स्पीशीज में ऐसा कोई एरो लगा हुआ है तो मीन्स वहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? फ्रॉम द टेल टू हेड। ओके मीन्स जहाँ पे हमने एरो यहाँ से शुरू किया और जहाँ पे वो फिनिश हो रहा है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव किए हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डबली हेडेड कर्व्ड एरो, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? डबली हुक्ड एरो भी बोल देते हैं, क्योंकि ये कर्व्ड है तो इसको हम डबली हेडेड कर्व्ड एरो बोलेंगे। ओके ये हम हमेशा कर्व की फॉर्मेशन दिखाना है, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है तो हमने इसको कर्व की फॉर्मेशन में दिखाना है। ओके अगर हमारे पास ये एरो क्या है? सिंगल हुक्ड एरो है, ठीक है, एक साइड पे हमारे पास क्या हेड है इसका, दूसरी साइड पे हेड नहीं है, तो मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली। ओके वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे, तो इसको बोलते हैं हम फिश हुक एरो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिश हुक एरो। ओके कर्व्ड एरो, फिश हुक कर्व एरो। ओके क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा हो कि जो फिश को पकड़ने के लिए जो हुक होता है वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है, उसकी एक साइड पे उसका क्या होता है? हुक बना होता है और वो इस तरीके से होता है, इसको यहाँ पे कर्व करके यहाँ पे हम थ्रेड बांध लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं फिश को पकड़ने के लिए, तो ये जैसे फिश के हुक जैसा है तो उसको हम फिश हुक एरो भी बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम सिंगली हेडेड कर्व एरो भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली। क्लियर? तो अभी हम एग्जांपल करते हैं अभी कैसे ये वन इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में बात करता है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे ये है हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल और इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास दिस टाइप ऑफ स्पीशी। ओके तो ये है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया हमारे पास क्लोराइड नेगेटिव चार्ज। ओके अब ये कैसे हुआ? देखो अब हमें पता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होते हैं? टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? ये डबली हेडेड जो है एरो दिखाया है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होती है? वो ब्रेक होती है और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? इस क्लोरीन के पास चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो, आपने ध्यान से देखा हो कभी कि हमें पता है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड की जो बॉन्ड होती है उसमें हमारे पास के बाद क्या होता है? जो क्लोरीन होता है उसके पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, उसके पास बाकी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अराउंड होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ जाएंगे तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके पास होते कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए उसके पास क्या आएगा? 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास क्या थे? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास पड़े हुए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, तो वहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया वहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी, ठीक है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इसलिए हमने डबली हेडेड एरो दिखाया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या मूव किया, यहाँ पे भी हमने डबली हेडेड जो है कर्व्ड एरो दिखाया है, ठीक है। तो इस टाइप के जब एरो दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन मैं और ले रहा हूँ जहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन है इसके अंदर। जैसे सपोज हमारे पास ये कोई अमीन है, ठीक है, अमाइड है, हमने क्या किया हुआ है? अमोनिया में से हमने एक H निकाल दिया, वहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास अमाइड बच गया, ठीक है। अब अमाइड क्या कर रहा है? अल्काइन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, दिस इज ए इथाइन, तो इथाइन के प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे कि हमारे पास क्या हुआ? अब जो अमोनिया फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे फिर से, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस अब कार्बन के साथ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 3 बॉन्ड्स यहाँ बनी हुई हैं, ओके, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया,
ओके तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो उसने क्या किया, अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो दिस टाइप ऑफ एरोज विच आर रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीज आर नोन एज दी डबली हेडेड कर्व्ड एरोज। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे जो है कर्व्ड एरो की। अब सपोज हमारे पास कोई ए और बी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनी हुई है। अगर हमारे पास कभी आपको दिखा हो, वहाँ पे लिखा हो किसी बुक में कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे और ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, या तो आपको ऐसे लिखा होगा या फिर क्या होगा वहाँ पे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। अब ये जो है हमारे पास फिश हुक एरो है, सिंगली हेडेड एरो है, ठीक है। तो जब ऐसा कभी कुछ होगा तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास गया, ठीक है, इस केस में भी सेम रहेगा, ठीक है, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है तो वहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं अभी एक एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ओके। तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपको, पहले हम ये एरोज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एक एरो जो रह गया जो मैंने आपको बताया था वो होता है दिस टाइप ऑफ एरो, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप के एरोज हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हमने किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस शो करना हो, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है कि हमने रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में शो करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हम बेंजीन की बात कर लेते हैं, हमने देखा था कि बेंजीन की स्ट्रक्चर हम ये होती है, ओके। तो बेंजीन की एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्या डालते हैं, ये एरो डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होगी दैट वुड बी द मिक्सचर ऑफ दीज टू, ठीक है। तो जब भी जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं उनके मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप के एरोज की वहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। So you can say this type of arrows are placed between the various canonical structures of the substance which exhibit the resonance. ओके सो आपको वहाँ पे अगर पूछा जाए ये डबली हेडेड एरो, ठीक है, वहाँ पे कर्व ना हो, डबली हेडेड एरो है, दोनों साइड पे हेड है वहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड पे क्या है, हेड है, टेल है ही नहीं है इसका, ठीक है। तो उस टाइप के जो एरो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस, ओके। तो एक्चुअल जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इन सब का क्या होगा, मिक्सचर होगा, जो कि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये तो बात थी एरोज की। अब बात चलते हैं कि जब हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है कि जब भी किसी में रिएक्शंस होंगी तो वहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड क्लीवेज होगी, ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी, कौन सी बॉन्ड क्लीव होगी, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो ये जो सब चीज़ें हैं किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड क्लीवेज की, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की, ये डिपेंड करती है कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है जिस पर डिपेंड करती है दैट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, कौन कौन से उसके अंदर बॉन्ड्स हैं, कैसे कैसे उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगी। सो द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो इस पर डिपेंड करेगी, दूसरा जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो यू कैन राइट द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, कि वहां पे उस टाइम पे रिएक्शन कंडीशंस क्या है, ओके। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कौन सी बॉन्ड ब्रेक करेगी, कौन सी बॉन्ड फॉर्म करेगी और कैसे करेगी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, अगर इंटरमीडिएट बनेगा तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है, ओके। तो बॉन्ड हम पहले पढ़ते हैं अभी किस टाइप की जो क्लीवेज होती हैं, टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये सारे रीजन्स पढ़ेंगे जब हम इसके एक्चुअल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज और सिंपली क्लीवेज, ठीक है। तो दो टाइप की हम यहाँ पे क्लीवेज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्लीवेज होती है दैट इज द होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि हमारे पास जो क्लीवेज हो रही है वो क्या हो रही है, बराबर से हो रही है, ठीक है। मीन्स जो बॉन्ड हो रही है वो ब्रेक हो रही है, वो इक्वली ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो होमो मीन्स सेम, ठीक है, लिटिक मीन्स लिसिस मीन ब्रेकेज, ओके। तो अब मतलब क्या है इसे
कि अगर सपोज हमारे पास कोई ए और बी का एक हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बना हुआ है, दो एटम्स हैं ए और बी, उनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। अगर वो बॉन्ड ब्रेक होती है और दोनों की जो बॉन्ड होती है वो इक्वली ब्रेक होती है, सेंटर से ब्रेक होती है, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्लीवेज होती है उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, ओके। तो होमोलिटिक क्लीवेज, सो हम डिफाइन कैसे करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज इज द क्लीवेज which involves the breaking of the covalent bond in such a way that the each atom separates with one electron of the shared pair, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे हर दोनों एटम के पास क्या होगा, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यू कैन से भी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के बीच में। तो उस टाइप की जो क्लीवेज है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, ओके। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्लीवेज को, बाय फिश हुक एरोज, ओके। तो हाफ हेडेड एरो और फिश हुक एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और वहां पे जो हमारे पास ये स्पीशीज बनी, अब ये प्रोडक्ट नहीं बने हमारे पास, दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स, दीज आर दी इंटरमीडिएट्स, ओके। तो ये इंटरमीडिएट क्या कहलाते हैं हमारे पास, इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी वहां पे फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होगी, ये हमेशा याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है वहां पे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, द स्पीशीज विच आर न्यूट्रल एंड दे हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है वहां पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स है। अब यहाँ पे ए फ्री रेडिकल्स है, दिस इज बी फ्री रेडिकल्स है, ओके। तो इसको बोल दिया हमने होमोलिटिक क्लीवेज। सेकेंड हमारे पास जो क्लीवेज होती है दैट इज द हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ओके। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है, नाम से पता लग रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ओके, जो कि सिमेट्रिकल ना हो। सपोज यही हमारे पास स्पीशीज है, अगर इसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई क्लीवेज हो रही है कि क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बी के पास शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर था तो ये न्यूट्रल था, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लेके गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, ए के पास चले जाएं, ठीक है। तब क्या होगा, वहां पे ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्लीवेज हो रही है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो है, किसी पर्टिकुलर एक एटम के पास चले जाते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं कि वहां पे जो क्लीवेज हो रही है दैट इज द हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, ठीक है। अब ये होती कैसे है, अब होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती कैसे है, देखो होमोलिटिक क्लीवेज होने के कई कारण हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर कारण होगा, इसके अंदर भी भाई काफी सारे कारण है, बट जो मेजर कारण है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर तो ए और बी एटम क्या है, सेम है, तो मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेम होगी, ठीक है। यहां तो मैंने डिफरेंट लिखे हैं। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे ए और ए है, ठीक है, तो उनके अंदर चांसेस है कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी, बट हेट्रोलिटिक भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अगर हेट्रोलिटिक हो रही है तो वहां पे एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां मैं बात कर रहा हूं कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होती है, वो तब होती है जब हमारे पास क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। अब अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पे बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, बी लेके जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए के पास जा रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं बी, या इस केस में ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर तो हमारा ए जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हमारा बी एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, तो दूसरे वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्पीशीज क्या बन रही है, पॉजिटिव चार्ज बन रही है, तो उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक स्पीशीज बोलते हैं, ओके। और बी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एनायनिक स्पीशीज बोलेंगे, ओके। और यहाँ पे ए हमारा जो बन रहा है नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, एनायनिक स्पीशीज हो जाएगी, ओके। और बी क्या हो जाएगी, हमारे पास कैटायनिक स्पीशीज हो जाएगी। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एनायन है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास फ्री रेडिकल्स और कैटायन एनायन।
अगर हमारे पास, जैसे हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास मोस्टली क्या होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, और कार्बन के साथ क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अगर तो कार्बन हमारा उस फंक्शनल ग्रुप से क्या हो रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के पास क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उस केस में कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो है कार्बन और एक्स के बीच में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो वहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हमारे पास जो चार्ज है कार्बन के ऊपर नेगेटिव आता है, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोल देते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम इसको कार्बोनियम आयन भी बोल देते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज दी कार्बोनियम आयन, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना भी, कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन को डिफरेंट चीज है। मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बियर्स द पॉजिटिव चार्ज दैट आर नोन एज द कार्बोकेटाइंस एंड विच बियर्स द नेगेटिव चार्ज दे नोन एज द कार्बेनाइंस। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। अब ये कार्बेनाइंस, कार्बोकेटाइंस और फ्री रेडिकल्स जो हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट्स। ओके, दीज 3 आर द इंटरमीडिएट्स जो हमने इस चैप्टर में डीपली स्टडी करने हैं। अभी ये होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्टेबल कैसे होते हैं, इनको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है।